हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना हमें? कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ना है। कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? जैसे कि सीआर इक्वेशन पढ़ा, कॉची-रीमन इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, कंजुगेट फंक्शन क्या होता है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया और सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बहुत कुछ है। इसमें भी कॉची-रीमन, रेसिड्यू, इंटीग्रल, कंटूर, बहुत कुछ है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, तो डेफिनेशन भी देखेंगे, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। अब देखो, इसमें तो मैथ्स में तो कोई स्टोरी सुनाने वाली बात तो है ना, नहीं है ना। जैसे कि अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे फिजिक्स में मैं बात करूँ तो बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बताया जो क्या है, लाइट क्या है, वेव है। पर यहाँ पे डी ब्रोगली ने क्या बोला, नहीं ये क्या है, ये लाइट एक वेव भी है, पार्टिकल्स भी है, यानी डुअल नेचर है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सब होते रहे, जो भी कुछ। अब देखो, मैथ्स में तो लैब में आप टेस्ट नहीं कर सकते हो ना ये, पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये सब अपना होता रहता है, लैब वो चलते रहते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हम कैलकुलेशन करके जो भी कुछ करना होता है प्रूव करते हैं। ठीक है, और स्टोरी आप सुनना चाहते हो तो मैं और स्टोरी बता दूँ थोड़ा सा। मैथ्स पढ़ने से पहले थोड़ा माइंड सही होना चाहिए। जैसे देखो, न्यूटन्स लॉ बारे में पता ही होगा, एप्पल उपल स्टोरी ये सब चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बहुत कुछ चला। तो ये सब स्टोरी बहुत है। बाकी हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो देखो, हम फॉर्मूला भी देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, और इसमें पहले हम जो पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे। जिसमें क्या है, तो आपके पास सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ओनली 3 टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, और वो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। और 3 टाइप्स से ज़्यादा 4 टाइप्स नहीं होने वाला यहाँ पे। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी बनेंगे। यदि लाइक आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। बाकी आप दूसरा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से देखेंगे हम। देखो, मैथ्स पढ़ने के लिए पहले आपको एक्टिव होना ज़रूरी होता है। अब मैथ्स को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकते हो, हाँ आज ये चीज़ कर ले, ये चीज़ कर ले, आज ये पढ़ ले। मैथ्स मन से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आराम से मोटिवेट तो होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है। देखो, हमने ज़्यादा मोटिवेट आपको कर दिया है क्योंकि हमारा ये लेक्चर पहला ही है इंटीग्रेशन वाला पार्ट का, और तो आपको मोटिवेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब वो मैथ्स सिर्फ 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो मैथ्स है। और बाकी हम क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं और अपना कैलकुलेशन बढ़ते जाता है। तो जिस क्लास में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उस हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो आज के लिए आई होप मोटिवेशन इतना ही ज़्यादा है। और आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का, तो आप ज़रूर जाके देखें, वहाँ से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला में दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं हम, और ये दोनों थ्योरम फार्मूला क्या होता है वो भी देखते हैं। देखो, इफ़ एक कम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक क्या होता है बता चुका हूँ मैं। सिंपल क्लोज कर्व, देन कोई सिंपल क्लोज कर्व है, फंक्शन एनालिटिक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो 0 होता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। देखो, डेफिनेशन आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। दूसरा देखते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। हमने तो देख लिया कॉची थ्योरम, और इंटीग्रल फार्मूला देखते हैं। देखो, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन ए क्लोज कर्व सी, कोई कर्व सी है उसमें एनालिटिक फंक्शन है। इफ़ ए इज एनी पॉइंट विद इन सर्कल, देन कोई एक पॉइंट है जो कर्व में, सर्कल में कोई पॉइंट आ गया, तब वहाँ पे कोई वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मूला यूज करके हम। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या करेंगे हम, जब कोई वैल्यू वहाँ पे कोई पॉइंट निकलेगा तो क्या करेंगे हम, वहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपके पास है, ये दोनों, ये अपने रिड्यूस करके ये लिख लिया है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। लास्ट वाला जो है ये आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपने तो फॉर्मूला देख लिया। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ ताकि क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, ईजी रहेगा सॉल्व करने में। देखो, ये तो आपका फॉर्मूला जो अभी पहले बताया था वही वाला है। ठीक है, और ये वाला भी वही है, सेम आगे पीछे करके लिखा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अलग अलग करके। देखो, यदि आपके पास कोई स्क्वायर है, जेड माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसे क्या करना है आपको, 2 पाई आई, और एक बार डेरिवेटिव करना है उसका। यदि स्क्वायर हो तो एक बार
डेरिवेटिव करना, यदि क्यूब हो तो 2 बार, 4 हो तो 3 बार डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्यूब है तो हम एक रेड्यूस करना, एक कम करके, तो डबल डेरिवेटिव कर दिया और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, जितना बार डेरिवेटिव उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। अब देखो इस वाले में देखोगे आप तो क्या 4 है ना, पावर 4 है, तो पावर जब 4 होता है तो एक कम करोगे तो 3 बार डेरिवेटिव होगा, उसी का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 होता तो 4 बार डेरिवेटिव्स और क्या करते फिर 4 का फैक्टोरियल। ये n टाइम्स के लिए भी वही n टाइम्स निकालोगे तो इसी में आ जाएगा, ताकि इसलिए मैं आपको ज़्यादा वैल्यू बताएगा। 6 के लिए करोगे तो 5 टाइम्स डेरिवेटिव और 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है। अब देखो जेड इक्वल टू, आपको पता है एनालिटिक फंक्शन में x प्लस आयोटा y होता है। अब इसे इस साइड लेके आई लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ऐसे आ जाएगा ना, ये 0 बच जाएगा। अब देखो जिसमें आयोटा लगा है वो y है, जिसमें आयोटा नहीं लगा है वो क्या है, x है। यहाँ पे आप सही से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा हमें। देखो जो यदि x के लिए बात करें, मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, देखो x z-5 लिया हमने, यहाँ से z की वैल्यू निकाले तो ये 5 आ जाएगी ना। अब जो 5 जो वैल्यू आई है वो x की है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं लगा है ना, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे देखो आयोटा लगा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 और 5, y की वैल्यू क्या है 5 है, आयोटा लगा है, इसके लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको, क्लियर है? आगे चले अब, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें, तो चलते आगे। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रल से निकालना, इंटीग्रल फार्मूला से, एंड 3z इक्वल टू z-4, और ये जो सर्कल है दे रखा है z मोड इक्वल टू 5 दे रखा है। अब देखो z मोड है, यहाँ पे सेंटर के 0 0 आएगा ना सेंटर इसका, और रेडियस कितना आएगा 5, रेडियस क्या आएगा 5। अब जो हम सर्कल बनाए इसका सर्कल बनाए तो सर्कल पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू, z-4 इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, तो z की वैल्यू देखो यहाँ पे z की वैल्यू 4 आ गई नहीं। अब जो ये 4 आ रहा है यहाँ पे आयोटा नहीं लगा था, ये किसकी, x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो पहले हमारे पास कितना z मोड इक्वल टू कितना 5 दे रखा है, इसका रेडियस 5 है, तो सर्कल बनाओ आप, सेंटर 0 0 पे हमने सर्कल बनाया एक, तो हमारे पास ये सर्कल बन गया। अब देखो क्या करना, आपको चेक करना कि ये जो 4 और 0 है ये इस कंटूर के अंदर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये इनसाइड दिस सर्कल है। अब हम क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कॉची। अब देखो आपके पास 6 होता था यहाँ पे तो क्या हो जाता, ये इसके बाहर चला जाता ना, यदि 6 वैल्यू होती तो ये हम बोलते हैं ये इनसाइड आउटसाइड दिस सर्कल है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती। फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करो, इसमें कॉची इंटीग्रल हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, f(z) इक्वल z-a और dz 2πi, 2πi तो फॉर्मूला होता है f(z) आपके पास यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो f(z) होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। f(z) की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो f(z) की वैल्यू, अब देखो z की वैल्यू हमने क्या निकाला था, z की वैल्यू 4 निकाला था ना, तो 4 रख दो, कुछ नहीं करना है, 4 हमने रख दिया, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई कर लिया तो 24π आ गया, बस इतना छोटा सा था। अब देखते हैं दूसरा टाइप, ये तो पहला टाइप था, अब क्या करें हम दूसरा टाइप देखते हैं। एक टाइप तो अब देखो दूसरा टाइप, यहाँ पे आयोटा लगा है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी, यहाँ से निकालोगे 0 रखोगे इसके इक्वल, तो किसकी वैल्यू आएगी, पहले देखो z इक्वल टू mod 5 दे रखा है, रेडियस कितना बनेगा 5 का, और सर्कल बन जाएगा ये रेडियस 5 का। और हम निकालते हैं यहाँ से अपनी वैल्यू z की वैल्यू निकाले 0 इक्वल टू रख के, तो आयोटा लगा है, आयोटा के टर्म्स में है तो y की वैल्यू तो 4 आ गया ना, 4 आयोटा, मतलब ये y की वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करो तो देखो 0 4 जो कॉमा है ये इनसाइड दिस सर्कल है, मतलब ये सॉल्व होगा, यानी ये सर्कल के अंदर है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमने यूज किया, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब देखो फिर सेम वही चीज़, वही बार बार करना है हमें, f(z) इक्वल टू f(z) की वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ पे हमने सेम वैल्यू लिया था, आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो यही 3z हो गया, और z की जगह पे अब क्या है, z की जगह पे 4 आयोटा है, अब क्या रखना है 4 आयोटा, 4 आयोटा रखोगे, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है माइनस का 1 होता है ना, कितने बार बताऊँ आपको, माइनस का 24π आ गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आंसर 24 क्यों आया, 24π आया, वहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, ये चीज़ समझ में आपको। यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, इसके लिए क्या आ गया माइनस का आ गया, ये यहाँ पे आयोटा नहीं होगा, जो आयोटा लिखा है वो आयोटा यहाँ से हटा लेना, आयोटा तो हट जाएगा ना यहाँ से, तो 24π आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखो अब यहाँ पे कोई पावर है जिसका ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर कितना है 4, देखो ये z है, इसका रेडियस कितना है ये, और सेंटर 0 0 है, सर्कल बनाए हम तो ये सर्कल बन जाएगा हमारे पास। z की वैल्यू हमें निकालना, z+1 = 0 रखा हमने,
यहाँ से यदि z की वैल्यू निकाले तो -1 यानी कि कोई आयोटा नहीं लगा है तो x की वैल्यू -1 और 0 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करें हम तो क्या ये सर्कल के अंदर है? बिल्कुल है। अरे तो हम क्या करें, इनसाइड द सर्कल है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना हम। ऑर्डर कितने हैं यहाँ पे? 4 ऑर्डर होगा तो क्या एक कम कर दो आप, एक कम करोगे तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव और 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख लेना, फॉर्मूला देख लेना आप सही से कैसे लिखते हैं। तो देखो फॉर्मूला यूज करें तो 2πi और कितना टाइम्स 3 फैक्टोरियल, जितना टाइम्स डेरिवेटिव उतना टाइम्स फैक्टोरियल, और कितना 3 टाइम्स डेरिवेटिव होगा इसका, और 3 टाइम्स डेरिवेटिव इसका करें तो देखो 3 बार करोगे तो 2 कितना टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। डेरिवेटिव इसका करोगे तो डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो देखो ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1 ये आ गया हमारे पास। और देखो 2 × 2 ये इसका डेरिवेटिव करके, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। ये 2 से यहाँ पे एक जो है 2 का कैंसिल कर लो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप सॉल्व कर लो आराम से। देखो ये 2 कैंसिल कर लो, 2 कैंसिल, अब जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख लो। कैलकुलेशन में यदि मे भी मिस्टेक हो जाए तो आप ऐसे रिलेट मत करना जो हाँ में हमने सॉल्व किया। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, बट मे भी कभी कभी हो भी सकता है ऐसा। सब मिस्टेक तो सबसे होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक यदि मे भी प्लस माइनस का कुछ हो रहा तो आप देख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट देखो चल क्या रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, जो तीनों टाइप्स के हमने क्वेश्चन कर लिया। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें हमेशा। टेक केयर, बाय बाय।